द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं जाने माने लेखक अमीश। अमीश की किताबें खूब बिकती हैं, धड़ल्ले से बिकती हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित करती हैं बिक्री के तौर पे, और युवाओं को बहुत पसंद भी आती हैं क्योंकि लिखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो बहुत आसान है। वो आपको इनकी जो दुनिया है उसमें बहुत आसानी से ले जाता है। पढ़ने में आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक लेखक यूज़र फ्रेंडली लेखक भी हैं। अमीश जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका द प्रिंट में। एक और इनका तारुफ है, ये डायरेक्टर हैं नेहरू सेंटर के, यानी एक तरह से भारत के दूत भी हैं यूके में, लंदन में। सबसे पहले हम आज आपसे बात कर रहे हैं आपकी नई किताब जो अंग्रेजी में आई थी, आई थिंक समझ में, सोहेल देव पे। अब उसका अब हिंदी संस्करण आ गया है और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल, जो कि एक ऑब्वियस सा सवाल है, कि आखिर आपने सोहेल देव पर लिखने के बारे में क्यों सोचा? रेणु जी, सुहेल देव की जो कहानी है, हमारे महाराज सुहेल देव पिछले 1000 वर्षों में भारत के एक महानायकों में से एक हैं। और मैं भी यूपी का ही हूँ। मेरे पिताजी का परिवार काशी, मूल रूप से वो काशी के हैं मेरे पिताजी। तो और महाराज सुहेल देव भी श्रावस्ती में थे, अयोध्या के थोड़ा आगे। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष को तो छोड़ दीजिए, यूपी में भी कई लोगों ने महाराज सुहेल देव का नाम नहीं सुना था कुछ सालों पहले तक। मैंने भी महाराज सुहेल देव की कहानी सबसे पहले करीब 6-7 साल पहले सुनी। एक गोवा में एक कॉन्फ्रेंस में था मैं, और वहां पे मेरे 2 मित्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, अभिनव प्रकाश और संजीव सन्याल। तो उनसे मैंने महाराज सुहेल देव की कहानी सुनी और सुन के मैं बड़ा प्रेरित हो गया। ये देखिए, जो एक जमाना था 500-600 साल तक, मतलब 11वीं शताब्दी से करीब 16वीं 17वीं शताब्दी तक, जो तुर्की जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तुर्की ओरिजिनली टर्की के नहीं है, सेंट्रल एशिया के। उनका परचम पूरे दुनिया भर पर फैला हुआ था। वो मिलिट्री सुपर पावर थे, वो 500-600 साल के लिए। सिर्फ भारत को पर उन्हें आक्रमण करके हमें ध्वस्त नहीं किया था, अरब वर्ल्ड को भी किया था, यूरोप को भी किया था। चीन में जो मंगोल सेना जो गई थी, उस सेना के सैनिक ज्यादातर तुर्की थे। जनरल्स और ऑफिसर्स मंगोल थे, लेकिन सैनिक ज्यादातर तुर्की थे। जो भारत में भी जो दिल्ली सुल्तान, मुगल जो कहते हैं, वो भी तुर्की थे, बेसिकली भारतीय नहीं थे, तुर्की थे। तो ऐसा एक संप्रदाय था जिसने पूरे दुनिया भर पर आक्रमण किया था। दुनिया की कोई भी सेना उनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी, टिक नहीं पा रही थी। और एक ये महाराजा है, एक सुहेल देव, जो एक छोटे से राज्य के महाराज थे, और उनने तुर्की सेना को बैटल ऑफ बहराइच में 1034 में इतनी बुरी तरह से हराया कि 150 साल तक कोई तुर्की सेना वापस आई नहीं भारत में। तो ये तो मेरा मानना है, अगर कोई भी दूसरा देश होता जहाँ पे अगर महाराज सुहेल देव वहां पे जन्मे होते, तो भाई हर शहर में उनके पुतले होते, हर इतिहास की किताब में उनकी कहानियां होती। लेकिन यहाँ पे तो हमारा अजीब तरीका है, हमारे जो आक्रांता थे, उनकी इतिहास के बारे में किताबों में लिखा जाता है। हमारे जो पूर्वज थे जिनने उनके साथ लड़ाई की थी, उनके बारे में नहीं लिखा जाता है। जिस तरह से हिस्ट्री बताई गई या जितना इम्पोर्टेंस दिया गया, कुछ लोगों के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, और कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियां थी जिनको बिल्कुल निगेट कर दिया गया या उनको भुला दिया गया, या बहुत कहते हैं कि 2 पैराग्राफ्स में इतिहास की किताब में सरका दिया गया। और हाल ही के दिनों में आप सोहेल देव की बात करें तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी भी है, अब तो हर आदमी उनको अप्रोप्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि एक उसका पॉलिटिकल फायदा भी है विद द नहीं, मैं राजनीति में कभी टिप्पणी नहीं करूंगा क्षमा कीजिए। लेकिन मैं संस्कृति और इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं समाज के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें कैसी कहानियां याद रखनी चाहिए। ऐसी कहानियां जिससे हमें प्रेरणा मिले, ऐसी कहानियां जिससे हमें लगे कि हमारा देश भी महान था, या ऐसी कहानियां
जो बार बार हमें बताएं कि भाई हम तो बार बार हारते गए। देखिए, फैक्ट्स वही होंगे लेकिन नजरिया अलग हो सकता है। हाँ, ये सत्य है कि पिछले 1000 साल में बहुत आक्रांता आए, भारत देश के ऊपर आक्रमण किया उनने, और कई लड़ाइयां हमारे पूर्वजों ने हारी। ये सत्य है, मैं नकार नहीं रहा हूं, उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये भी सत्य है कि कांस्य युग के जो भी संस्कृतियां थी, जो भी सभ्यताएं थी, उनमें से सिर्फ भारत एक सभ्यता है जो आज तक जीवित है। बाकी सब मर गई, ध्वस्त हो गई। जो आक्रांता हमारे यहाँ आए थे वही आक्रांता वहां पे भी गए थे, लेकिन उन सभ्यताओं ने हथियार डाल दिए। हमारे पूर्वज लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, तो लड़ते रहे, आप इसीलिए सुहेलदेव हम के जरिए आज आप तक जिंदा हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक रेजिलियंस था या हमारी सभ्यता में कोई हाँ, विशेष बात थी जिसको कुछ आप इस देखिए, कहानी के जरिए बताना चाह रहे हैं। ये इकबाल ने एक बड़ा एक सुंदर शेर लिखा था। मैं मानता हूँ इकबाल के बारे में उनके चरित्र के ऊपर कई सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसे तो नहीं नकारा जा सकता कि वो लिखते बड़े अच्छे थे, शब्दों के जादूगर थे। तो उनने कहा था कि यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। दुश्मनों ने सिर्फ हम पर आक्रमण नहीं किए, जो जिन सब सभ्यताओं के नाम उनने बताया उनके ऊपर भी आक्रमण किए। वही वही तुर्की, वही यूरोपियन, सब पर आक्रमण की। जो भी पुराने जो पेगन कल्चर्स थे, सब के सब मारे गए, सिर्फ हम जिंदा है। कांस्य युग के, चाइना कांस्य युग का नहीं है, वो तो सिर्फ 2,500-3,000 साल पुराना है। कांस्य युग मतलब कम से कम 5,000 साल पुराना। सिर्फ हम जिंदा हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक कारण ये भी है कि हमारे पूर्वजों ने कभी हथियार नहीं डाले। वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। तो उनके बारे में हमें सीखना नहीं चाहिए क्या? और सीखेंगे तो हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे कि ये, अगर आप हमारे पूर्वजों की कहानियों को आप पढ़ें, सीखें, तो आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो सीख जो उनसे मिलती है कि जब भी हम एक हो गए, तब कोई भी दुश्मन, कोई भी माइका लाल हमें हरा नहीं सका। लेकिन जब भी हमें बिखराव आया, पंथ के नाम पर या जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर, दुश्मनों ने हमें हरा लिया। आप कहते हैं कि आप कई युद्ध पॉलिटिक्स में की बात ऐसा नहीं हुआ करेंगे, है लेकिन एक रेणु जी, कंटेम्प्रेरी कई भारत की अगर बात नहीं, करूं, नहीं मैं आप, मैं राजनीति की बात राजनीतिक नहीं सवाल करता नहीं हूँ। पूछ रही मैं आपसे, राजनीति की बात नहीं कर पर रहा मैं हूँ, ये लेकिन कह मैं रही हूँ। कम से कम ये संदेश तो देना चाहूंगा, अगर इतिहास हमें कुछ तो सिखाता है पिछले 1000 साल में, ये सिखाता है कि जो युद्ध हमने हारे, हम इसलिए नहीं हारे क्योंकि दुश्मन ने हमें हराया, हम इसलिए हारे क्योंकि हमने खुद अपने आप को हराया, क्योंकि हम खुद एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो क्या आज का तो भारत दुश्मन को सीख रहा हराने की कुछ जरूरत आपसे? है। हाँ, आपकी कहानियों से आज का भारत सीख रहा है या आज भी भारत आपस में लड़ रहा है? आपकी समझ जानना चाह रही हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही। जितनी एकता होनी चाहिए उतनी है नहीं मेरे हिसाब से, और ये मेरे हिसाब से थोड़ी दुख की बात है। आप देखेंगे महाराज सुहेलदेव को, उनने जो, वो ऊंची जाति के तो नहीं थे, लेकिन उनने जो सेना एकत्रित की, उसमें हर जाति के हिंदू थे, भारतीय मुसलमान थे, भारतीय बौद्ध थे। उनने एक सेना बनाई जिसने विदेशियों को मार गिराया। छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनिए, महाराणा प्रताप की कहानी सुनिए, देखिए, रानी अबक्का की कहानी देखिए, राजा मार्तंड वर्मा की कहानी देखिए, हरिहर राया बुक्का राया की कहानी देखिए, जिनने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन सब को आप देखेंगे, जब हम एक हो जाते हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता है। हमें ये सीखने की जरूरत है। और आज भी, क्योंकि मैं एक तरह से एक डिप्लोमेट भी हूँ, मैं उच्चायोग में, भारतीय उच्चायोग में, भारतीय हाई कमीशन में यहाँ पे काम करता हूँ, मिनिस्टर कल्चर हूँ यहाँ पे। तो मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं उत्तर से एक देश है जो हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।
पश्चिम में भी हमारा एक 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 नेबर है फ्रेंडली नेबर जिसके, है। हाँ, जिसके बारे में अभी क्या बताएं कि वो तो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो शाप है वो देश। लेकिन ये सब हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक देश अपने सैनिक भेज रहा है, एक देश अपने आतंकवादी भेज रहा है। ऐसे में अगर हम एक नहीं हुए, अगर हम एकजुट नहीं हुए, तो क्या हश्र होगा हमारा। और ये हमें इतिहास से हमें ये महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है, हमारे इतिहास से पिछले 1000 साल। जब भी हम एकजुट हुए, हमने दुश्मन को भगा दिया, मार गिराया, भगा दिया। और जब भी हम एकजुट नहीं हुए, हमने हार स्वीकार की। आपकी शुरुआती जो किताबें थी और आपकी जो रेपुटेशन बनी वो माइथोलॉजी से बनी, मिथक जिसे कहते हैं, और ये किताब थोड़ी इतिहास है, सभी फिक्शन है, वो माइथोलॉजिकल फिक्शन है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो ये जो ट्रांजिशन है, क्या अब आप इस तरफ मुड़े हैं या अभी वापस लौट के माइथोलॉजी पे जाएंगे, या बीच में एक डिटूर लिया आपने? आपकी जो राइटर्स जर्नी है उसको जानने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, देखिए, आप ये अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, मिथोलॉजी और हिस्ट्री। आप देखेंगे कि जब हम हिंदी में बात करते हैं या संस्कृत में बात करते हैं, तो महाभारत हो या रामायण हो या पौराणिक कथाएं हो या महाराज सुहेलदेव की कहानी हो, हमारे लिए तो सब इतिहास है। इतिहास मतलब दस इट हैपेंड। तो एक तरह से मैं उसी जॉनर में लिख रहा हूँ। हाँ, अगर मैं कुछ मतलब कैंपस रोमांस नॉवेल्स या कुछ वैसा कुछ लिखना शुरू कर दूं तो हाँ, अलग जॉनर होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये अलग जॉनर तो नहीं है। आप जो शिव के बारे में आपने ट्रायोलॉजी लिखी, जो राम के बारे में, आप उसे भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट मान के लिखते हैं, ये आपका कहना है? जी। ना कि एक आर्टिस्ट की क्रिएशन, जैसे सुहेलदेव आपकी क्रिएशन है, जिसका एक पीछे एक देखिए, हिस्टोरिकल। मैं हरदम ये बात हरदम कहता हूँ, दोहराता भी हूँ कि देखिए, ये काल्पनिक कहानियां हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये सत्य है, लेकिन क्या इसमें कहीं इतिहास छिपा हुआ है? हाँ, मैं तो मानता हूँ। लेकिन मैं आपके ऊपर थोपने की कोशिश थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो साबित करने की कहाँ जरूरत है। मैं मानता हूँ कि ये तो इतिहास है। इस किताब के साथ एक दूसरी चीज जो कि डिफरेंट है आपकी पुरानी जो जो ट्रायोलॉजीज आई हैं, वो ये कि एक राइटर्स आप लिखते हैं एक हाँ, ये मॉडल नीचे राइटर लिखा हुआ है, सेंटर के साथ। जी। मॉडल राइटर्स सेंटर। सो हाउ डज इट वर्क? एक लेखक की अपनी एक सोच है, उसकी एक क्रिएटिविटी है, वो अपनी एक किताब लिखता है, पर एक ग्रुप मिलके कैसे एक किताब लिखता है, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, ये जो राइटर्स सेंटर की जो एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम जो है, ये पश्चिमी देशों में तो कई लेखकों ने इसका इस्तेमाल किया है। विल्बर स्मिथ को देख लीजिए या जेम्स पैटरसन को देख लीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भारत में इतना नहीं हुआ है। लेकिन अभी धीरे-धीरे भारत में भी शुरू हो रहा है। एक रवि सुब्रमण्यम ने भी हाल में ही कुछ 1 महीने पहले कुछ एक किताब उसने लॉन्च की, वही राइटर सेंटर प्रोसेस। देखिए, इसमें लॉजिक ये है कि शिवजी ने मुझे इतनी कहानियों से का आशीर्वाद दे दिया है कि मेरा डर ये नहीं है कि कहानियों का जो आशीर्वाद है वो कहीं बंद ना हो जाए और मैं लिखूं क्या आगे। मेरा डर ये है कि जो कहानियां ऑलरेडी मेरे जहन में हैं, उसे लिखने के पहले मैं कहीं मर ना जाऊं, क्योंकि मेरे जहन में बहुत ज्यादा कहानियां हैं। शिवजी बड़े उदार तरीके से उनने आशीर्वाद दिया है मुझे। तो कम से कम 20-25 सीरीज का आइडिया है मेरे दिमाग में, और अभी तक तो मैंने सिर्फ 1.5 सीरीज लिखा है, 1.5। 20-25 सीरीज, किताब नहीं, सीरीज। और मुझे ऐसा कई बार प्रतीत होता था कि भाई कई कहानियां तो मैं अपने मतलब मैं शमशान घाट ही ले जाऊंगा अपने साथ।
और ये थोड़ी दुख की बात होगी क्योंकि मेरी आत्मा दुखी रहेगी और शायद भटकती रहेगी। तो मेरे टीम का ये एक आइडिया था कि देखिए यानी आप एक ऑटोबान पे हैं, आपको स्पीड पे चलना है, आपको मदद मुझे चाहिए। किताबें निकालनी है, मरने के पहले मुझे ये सब किताबें निकालनी है, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो पाठक एक है, आइडिया था, ट्रू टू एक द आइडिया था। पाठक, क्योंकि हाँ, वो नहीं, अमीश मैं आपको को बताता पढ़ना हूँ, चाह रहा है, लेकिन पाठक शायद 4 दूसरे लोगों को पढ़ रहा है। अमीश को नहीं, कितना नहीं, पढ़ नहीं, रहा है, कितना सुनिए, सुनिए, परसेंटेज सुनिए। अमीश को पढ़ रहा है? ना। इसीलिए सिस्टम ऐसा है, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक किस्म का आदमी हूँ। तो सिस्टम ऐसा है कि राइटर सेंटर का ये मतलब नहीं कि वो अपनी कहानियां खुद बताते हैं, ऐसा नहीं। 4 राइटर्स हैं, पब्लिश्ड राइटर्स हैं, जिन्हें हमने हायर किया और हम उन्हें एक फिक्स्ड एक अमाउंट देते हैं। ये नहीं कि भाई जितनी किताब बिकेगी उसे नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट उनको मिल जाता है। तो किताब प्रकाशित हो ना हो, जो भी हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको उनका फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा। कहानियां मेरी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कहानी बताएंगे। तो मैं कहानी का एक संक्षिप्त एक समरी लिखता हूँ, 5000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स का, और क्या-क्या रिसर्च करना है, तो वो मैं अपने राइटर सेंटर को बताता हूँ। समरी बताता हूँ, रिसर्च बताता हूँ। फिर वो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, जो 60-70 हज़ार शब्दों का होगा। और एक स्टैंडर्ड स्टाइल गाइड भी है उनके पास, कि भाई स्टैंडर्ड मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, उसी हिसाब से उनको लिखना है। फिर वो मेरे पास आता है और सेकंड ड्राफ्ट मैं बनाता हूँ उसके ऊपर। तो तो पाठक जो हैं उनको ऐसा नहीं कि वो किसी और की पढ़ रहे हैं, मेरी कहानी पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी पाठकों को मिसलीड ना किया जाए, इसलिए मैं ये किताब की जो कवर है उस पे साफ-साफ लिखते हैं। आपने देखा होगा हिंदी में भी लिखा है कि वो है नहीं मेरे पास हाँ, अभी यहाँ पे इमॉर्टल प्रिंटेड। राइटर्स सेंटर की किताब हाँ, है। इमॉर्टल राइटर सेंटर वो नीचे। तो पाठकों को साफ-साफ उनको पता होगा कि भाई ये मैं और एक टीम लिख रहे हैं, और जो दूसरी में जो मेरी किताबें हैं सिर्फ अमीश का नाम होगा। तो उनको साफ-साफ मालूम होता है, उनको मिसलीड नहीं किया जाता है। लेकिन कहानी कहानी प्रस्तुत करने का ढंग वो पूरा मेरा ही है। तो ये देखिए यही एक तरीका है जिससे मैं जो कहानियाँ ऑलरेडी मेरे ज़हन में हैं, उसको मैं लिख पाऊँ। नहीं तो देखिए पूरी ज़ि मुझे अगर मैं खुद लिखूँ, हर किताब करीब 1.5-2 साल मुझे लग जाता है। इस रफ्तार से मैं लिखता रहूँ तो 30 साल में मैं 15 किताबें लिख पाऊँगा, उसमें तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। ये सिस्टम अगर लगाऊँ, मैं अपनी किताबें तो लिखता रहूँगा, रामचंद्र श्रृंखला, महाभारत, वो सिर्फ मैं लिखूँगा। और ये जो है ये राइटर सेंटर के द्वारा आएँगे, तो एक किताब हर 5-6 महीने एक मेरी नई नई किताब आई है। एक नॉन फिक्शन किताब अभी आने वाली भी है 1 महीने में। किस पे है वो? वो नॉन फिक्शन है, वो अनाउंस करेंगे अभी। दैट्स अ ट्रेड सीक्रेट येट। अच्छा, ये बताइए, आप कंटेम्प्रेरी माहौल में जिसमें आप लिख रहे हैं, इस वक्त कई चीजें दुनिया भर में चल रही हैं और भारत में भी चल रही हैं। भारत में एक असर्शन है हिंदू आइडेंटिटी का, बीजेपी सरकार है, शायद उससे बल मिला है। लेकिन साथ ही उस आइडेंटिटी के असर्शन के साथ हुआ है कि असर्शन के नाम पे बहुत इंटॉलरेंस, मैं अब ये शब्द आपको शायद सही लगे नहीं लगे, लेकिन एक क्रिएटिविटी के लिए जो स्पेस होती है वो नहीं, सिकुड़ती अगर जाती अगर है, क्योंकि देखिए मेरी अगर बात हिंदी में सुनिए। वार्ता कर रहे हैं तो असहिष्णुता बोलना चाहिए। हाँ, तो असहिष्णुता, और खासकर जब सोशल मीडिया है और हर चीज़ एम्प्लीफाई होती है, तो छोटे-छोटे विवाद बड़े विवाद बन जाते हैं। और सीधे बैन की बात होने लगती है, सीधे किसी को, मतलब बात जो है ना हमेशा पहले समय में जब इतना सोशल मीडिया नहीं था तो धीरे-धीरे बात आगे बढ़ती थी, पर अब ये है बिल्कुल अ, 2 एंड्स पे बात जाती है। तो उस माहौल में लिखने में आपको कितना कॉशन बरतना पड़ता है, या आपको लगता है कि वो उसकी चिंता नहीं है? आपकी किताब जब अंग्रेजी में आई थी उसके पहले भी थोड़ा विवाद हो गया था। सोहेल देव, दलित नेता, राजभर नेता, पॉलिटिकल पार्टीज़, सोशल मीडिया, एक बवाल हो गया था। अभी नेटफ्लिक्स पे सूटेबल बॉय को लेके बवाल हुआ। तो कई तरह के ऐसे, तो आप जब एज़ अ लेखक जब आप लिखते हैं, तो क्या इतनी चीज़ें आप दिमाग में रख के लिखते हैं, या ये डिफ़िकल्ट हो गया है अब इस दौर में? नहीं, देखिए एक तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया और मीडिया, और सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, टीवी मीडिया में भी, ऑनलाइन मीडिया में भी, न्यूज़पेपर्स में भी
संवाद कम, विवाद ज्यादा होता है, क्योंकि दो पक्ष बन गए हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उनका ये प्रयत्न ही नहीं होता कि जैसे हमारे प्राचीन भारत में जिस तरह से संवाद होता था, आजकल वो प्रयत्न ही नहीं होता है कि भाई दूसरे की बात समझें, शायद बीच में कुछ हल निकल आए। ऐसा तो होता नहीं है, बस दो पक्ष हैं और एक दूसरे को गाली देना है बस। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया में हो रहा है या अखबारों में हो रहा है या टीवी मीडिया में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ऐसा है। मेरा मानना है कि पर ये सड़क पे भी उतर आता हाँ, है ना, जैसे अब पद्मावती फिल्म के लिए आ गया, नाम बदलना पड़ा फिल्म का, मतलब ये आंदोलन फिर सड़क पे भी आ जाता है, क्योंकि इसके साथ एक राजनीति भी जुड़ जाती है एक कभी-कभार। तो एक तो ये है कि मीडिया के कारण मैं कुछ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ ये फैक्ट्स है। मीडिया के कारण क्योंकि ये दो पक्ष बन गए हैं और सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, अखबारों में, तो इसमें छोटे से बात को भी ऐसा ये संवाद नहीं होता है, विवाद होता रहता है, एक दूसरे से गालियां होती रहती है। और इसमें कभी-कभार कंट्रोवर्सी ऐसे उभर के आ जाती है कि लगता है कि भाई पूरे देश में आग लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली कुछ आग नहीं लगी। आप सामान्य मनुष्य या समाज को देखेंगे, 90% लोग, इनफैक्ट 95% लोग वो सेंटर के ही होते हैं, शांत किस्म के हैं, हर एक सत्य को सुनने को तैयार हैं, अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ज्यादा बवाल ये जो छोटी जो, और मैं मान रहा हूं कि हर संप्रदाय में कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ज्यादा चिल्लाते हैं। और चूंकि इंडिया में बदलाव बहुत आ रहा है पिछले 30 साल में, एक तरह से एक मंथन हो रहा है, समाज बहुत बदल भी रहा है। आप देखेंगे 30 साल पहले सिर्फ जो अंग्रेजी जो स्पीकर्स जो थे, वाद विवाद तो वही करते थे, बाकी सब तो हमें तो मतलब घर में खाने के वांदे थे, तो ये सब हम लोग पढ़ते भी कहाँ थे। पिछले 30 सालों में जो आर्थिक सुधार के बाद तो कई लोग जो गरीब थे अभी मिडिल क्लास बन गए हैं या अपर मिडिल क्लास बन गए हैं, और वो फिर अभी डिबेटिंग स्क्वायर में आ गए हैं, इसीलिए लगता है कि इतना विवाद हो रहा है, लेकिन कई लोग तो पहले थे ही नहीं। आपने एक जगह कहा है कि ये लड़ाई मकौले पुत्र और धरती पुत्र के बीच की, और मेरा मानना है कि कुछ अच्छाइयां सब में है। और हमारा जो एक वाद करके किताब मैंने पढ़ी थी राधा वल्लभ त्रिपाठी की, आपके द्वारा आपके सब दर्शकों को मैं ये किताब रेकमेंड करूंगा, इसे जरूर पढ़िए। हमारे जो प्राचीन भारत में जो वाद विवाद का जो परंपरा थी कि कैसे वाद विवाद के बाद या संवाद हो, किस तरह एक अच्छा हल निकाला जाए। ऐसा नहीं कि वाद विवाद से आग लगाया जाए, वाद विवाद से कैसे एक अच्छा हल निकाला जाए, वो क्या परंपरा थी हमारे, इसके बारे में मतलब आदि शंकराचार्य जी के जो डिबेट्स थे, कई जो उन्होंने ये किताब में लिखे हैं, उसे हमें पढ़ के सीखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक तो मंथन हो रहा है समाज में, कई लोग जो पहले डिबेट में थे ही नहीं अभी आ रहे हैं, तो इसीलिए लग रहा है कि इतना बवाल हो रहा है। और कई हद तक ये बवाल ये मीडिया में ही होता है, आम समाज में इतनी आग नहीं लगी हुई। तीसरी बात, मैं हरदम ये शिव भक्तों को तो हरदम कहता हूँ कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी विष नहीं है समाज में, थोड़ा सा तो है, मैं मान रहा हूँ। जितना दूसरे देशों में है उतना नहीं है भारत में। ज्यादातर भारतवासी शांत हैं, सेंट्रिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा विष है, मैं मानता हूँ, थोड़ा पॉइजन है। तो इसमें जो शिव भक्त हैं और जो हम लोग जो पब्लिक स्पेस में हैं, हम अपने भगवान के उदाहरण पर चलें और जितना हो सके ये विष पी लें। जितना हो सके इस अगर आग लगी हुई है उसमें और घी ना डालें, शांति से बात करें, एकता की बात करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। अगर ये हम कर पाए, हम सब कर पाए, तो देश का भला होगा।
अब अभी जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल नेहरू सेंटर के डिप्लोमेट की तरह दिया। तो अब अगला सवाल मेरा उसी के बारे अरे में। मैं अच्छी बात, अरे यही प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम यही है, अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं बोरिंग है कि आप एक्साइटिंग नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं बनेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल टीआरपी की बात ही नहीं कर रही, लेकिन सेड लाइक अ ट्रू डिप्लोमेट, दैट्स माय ओनली दिस थिंग। तो आपकी एक भूमिका वहां भी है भारत की बात करने की, तो उस भूमिका में आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए नेहरू सेंटर यहाँ पे एक इंडियन हाई कमीशन का एक भाग है यहाँ पे। तो करीब 3 दशकों से है यहाँ, और भारत का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है, और इसके द्वारा जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ हम लोग एंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके साथ नहीं, जो नेटिव ब्रिटिश जो हैं, जो गोरे जो हैं, या नॉन इंडियंस ब्रिटिश भी जो हैं, उनके साथ हम एंगेज करते हैं कि भाई आप हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा सीखिए, हम आपसे कुछ वार्ता करते हैं, आप हमें अपनी संस्कृति के बारे में सिखाइए, तो थोड़ा एंगेजमेंट होता है। और ये जैसा ब्रिटिश काउंसिल जो काम इंडिया में करता है, वही काम हम यूके में कर रहे हैं। तो क्या आप देख रहे हैं और कि इंडिया इंडिया की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, इंडिया की इमेज में कोई बदलाव आया है? ये जो नया देखिए, इंडिया है या जो कंटेम्पररी इंडिया है, उसकी इमेज जो पहले इंडिया की इमेज थी उससे बदली है, या क्या आपका परसेप्शन है वहां रहते हुए? आई थिंक मेरा सबसे महत्वपूर्ण परसेप्शन तो ये है कि जितना विशाल हमारा देश है, नंबर 2 पॉपुलेशन में, नंबर 5 इकोनॉमी में, यूके के इकोनॉमी से बड़ा हो गया है भारत का इकोनॉमी। तो जितना विशाल हमारा देश है, उसके मुकाबले हमारा इमेज, मतलब लोग तो ज्यादातर इग्नोर करते हैं, भारत के बारे में इतना सोचते ही नहीं। तो आई नो कि जब मैं भारत में था, बहुत ये बातचीत होती रहती थी, लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, या लोग कुछ गलत सलत कह रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ की जो अखबारें हैं, यहाँ के जो टीवी हैं, कई दिन तो ऐसे जाते हैं भारत का नाम दिखता ही नहीं है। ओके, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। मुझे बताया गया था कि 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं बातचीत होती थी इंडिया के बारे में। तो मैं कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये नहीं है कि हमारा इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि हमारे बारे में जितनी बात होनी चाहिए वो होती ही नहीं है, इग्नोर किया जाता है ज्यादातर हम। और हम इतने छोटे देश तो हैं नहीं। एक वर्ल्ड सॉफ्ट पावर रिपोर्ट एक निकली थी करीब 8-10 महीने पहले, मतलब आपदा के पहले, कोविड आपदा के पहले, जहाँ पे मुझे भी बुलाया गया था एक स्पीच देने के लिए। बान की मून जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उनने लॉन्च किया था। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्ट पावर सर्वे था, करीब 120 देशों का। भारत का नंबर 27 पे था इसमें, सोचिए 27, ठीक है। और मैंने सोचा भाई ये तो बहुत कम है। और उनके जो रिसर्चर्स थे वो कह रहे थे नहीं, इनफैक्ट भारत का तो बहुत बड़ा है, पहले तो टॉप 50 में भी नहीं आता था। तो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये है कि हमारा ये इग्नोरेंस कैसे हटाई जाए कि लोग कम से कम हमारे बारे में जाने। लेकिन अगर जो लोग जो बात करते हैं, जो कम लोग हैं, लोग बात करते हैं, ज्यादातर भारत की छवि पॉजिटिव है, ज्यादातर। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि देखिए आप भारत की, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, हर पश्चिमी देश में, इनफैक्ट हर देश में, आप सिर्फ, मैं पश्चिमी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, सब जगह आप देखेंगे प्रवासी भारतीयों की छवि अच्छी है। क्योंकि प्रवासी भारतीय जो हैं कुछ क्राइम वाइम नहीं करते हैं। हमारा जो पश्चिम में जो हमारा जो मित्र देश जो है, उनके भी लोग हैं यहाँ पे बहुत, उनके तो क्राइम इतने होते हैं, लेकिन भारतीय कुछ क्राइम नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान देते हैं, टैक्सेस भरते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो हमें एक टर्म यहाँ पे होता है मॉडल माइनॉरिटी, तो इंडियंस को मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है। तो इसके कारण हमारी छवि अच्छी है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुआ है,
पिछले 5-10 साल में, तो उसके कारण हमारी छवि अच्छी है। बॉलीवुड के कारण हमारी छवि अच्छी है। मतलब जितने मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इतने लोग हमारे बारे में जानते हैं ही नहीं। जो लोग जानते हैं उनमें ज्यादातर छवि पॉजिटिव। अब वापस से आपकी राइटिंग की ओर आते हैं, थोड़ी आपकी डिप्लोमेसी की बात हो गई, प्रोसेसेस की बात हो गई। अगला क्या लिख रहे हैं, क्या है एजेंडा पे? तो रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब मैं लिख रहा हूँ। तो आशा ये है कि अगले साल के अंत तक प्रकाशित हो जाएगी। और राइटर सेंटर में 2 और फिक्शन की किताबें पर काम हो रहा है और 2 नॉन फिक्शन की किताबों पर काम भी हो रहा है, और एक नॉन फिक्शन किताब 1 महीने में लॉन्च हो जाएगी, 1-1.5 महीने में लॉन्च। और कोरोना के वक्त जब आप आइसोलेशन में घर में बैठे हैं, लंदन में भी 2 बार, यूके में लॉकडाउन हो गया है, और एक तरह से पूरी दुनिया भर में डिप्रेसिव माहौल है, ऐसे में लेखक के लिए क्या चैलेंजेस हैं? कितना मुश्किल रहा ये दौर, या ये आपके लिए और क्रिएटिव रहा कि आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो यही कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, एक तरह से काम तो बहुत हुआ है, तो क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो मैं लिख भी बहुत रहा हूँ और ऑनलाइन इवेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। सब नेहरू केंद्र के जो सब इवेंट्स हैं हमने सब ऑनलाइन लगा दिए, और उसमें हमारा जो रीच है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ऑडिटोरियम में तो 100 लोग ही आ सकते थे, हमारे ऑनलाइन इवेंट्स तो 10, 15, 20 हजार लोग देख रहे हैं। तो एक तरह से काम बहुत बढ़ गया है। लेकिन हाँ, करीब 7 महीने के लिए मैं बिल्कुल अकेला था यहाँ पे, और ये अभी 1 महीना में अभी तो लॉकडाउन खत्म हुआ, 1-1.5 महीने के लिए लॉकडाउन था अप्रैल मई में। तो परिवार को मिस तो करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन देखिए सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। और मेरा मानना ये है, हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई जो दुख जो होता है, आप इससे कोई वंचित नहीं रहता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, उनके जो 4 नोबल ट्रूथ्स थे, उसमें सबसे पहला ये था कि ग्रीफ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। दुख जो है वो कोई ऐसा नहीं है जिसे दुख नहीं मिलता। किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन दुख हर किसी के झोली में आता है। अभी हमारे ऊपर ये है कि इसके आगे हम क्या करें। हमारी जिंदगी इस पर निर्भर नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, हमारी जिंदगी इस पर निर्भर है कि जब हमारे साथ कुछ होता है तब हमारा उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर होती है। तो अगर हमारे ऊपर अगर कोई आपदा हो जाए, तो हम धर्म के मुताबिक चलेंगे या अधर्म के मुताबिक चलेंगे। अगर हम धर्म के मुताबिक चलेंगे, जैसे देखिए, दुख तो प्रभु श्री राम को भी मिला था, दुख रावण को भी मिला था, लेकिन प्रभु श्री राम धर्म के पथ पर चले, और रावण गुस्से और अहंकार के पथ पर चला। तो जिस पथ पर आप चलेंगे, जिंदगी आपकी वैसे ही निकलेगी। तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है हम सबको सीखने के लिए। और आपके हीरोज जो हैं, जो आप जैसे माइथोलॉजी नहीं कहते लेकिन इतिहास कहते हैं, उसमें धर्म से जुड़े कैरेक्टर्स हैं, या अब वो दूसरे कैरेक्टर्स भी आएंगे सोहेल देव की तरह? आगे की जो फ्यूचर कहानियां हैं आपके अंदर भरी अरे पड़ी हैं। आप क्या कह रही हैं? महाराज सोहेल देव भी तो धार्मिक थे, वो भी धर्म से जुड़े हैं। लेकिन एक कहानी मेरे जहन में है, जो अभी लंदन में आई है मेरे दिमाग में, और ये एक्चुअली आधुनिक माहौल में, मॉडर्न वर्ल्ड में है, और इसमें वीडियो गेमिंग भी है और टाइम ट्रैवल भी है। तो ये पूरा एकदम एक अलग जॉनर है। तो जब ये रामचंद्र श्रृंखला खत्म हो जाएगी, तब शायद मैं वो शुरू करूँ। और कुछ उसका इसके नाम बारे है में बता लीला। दें। लीला। लीला। ओके, क्योंकि जब आप सोहेल देव भी पढ़ते हैं तो अब उसमें कई ऐसे डिस्कशंस हैं जो ऐसे लगता है कि कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस हैं धर्म के बारे में। आप तुर्कों को मुस्लिम इन्वेडर्स कहें या नहीं कहें, जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में डिबेट करते हैं। नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, ये और हमारे पूर्वजों का नजरिया यही होता था कि कोई भी कहानी जिसके अंदर कुछ फलसफा नहीं छिपा है, वो इतनी ही बेमतलब है जितने शरीर के अंदर अगर आत्मा ना हो। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होनी चाहिए, कहानी के अंदर एक फलसफा भी होना चाहिए, एक नजरिया भी होना चाहिए। अभी पाठक उस फलसफे को माने ना माने, ये उनके ऊपर।
हम थोप थोड़ी सकते, लेकिन लेखक का ये धर्म है, लेखक का कर्तव्य है कि कहानी के अंदर वो अपना नजरिया, अपना फलसफा पेश करे। और जिन बातों को मैं, एटलीस्ट मेरे दिमाग में जो बातें महत्वपूर्ण है, मैं प्रयत्न करता हूँ तो कि उसे कहानी के द्वारा पेश किया जाए। ये मैं बहुत देशभक्त हूँ, बहुत प्रेम है मुझे भारत देश से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ सुधार की जरूरत है उसके बारे में मैं चर्चा ना करूं। चर्चा प्रेम से होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके बारे में चर्चा करूं। और एक बात जिसके ऊपर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैंने नॉन फिक्शन भी लिखा है, कि अगर हम अंग्रेजों के शासनकाल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं, तो तुर्कियों के शासनकाल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं भाई? मतलब एक तरह से हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म की लड़ाई है। हाँ, कि और देखिए इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि पूरा जो ये इसके ऊपर जो डिबेट है ये दो एक्सट्रीम्स पर हो गया। एक कि औरंगजेब क्रूर था, जानवर था, अलाउद्दीन खिलजी क्रूर था, जानवर था, महमूद गजनी हिटलर से भी बदतर था, वो सही है, मैं मान रहा हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका कनेक्शन आज के मुसलमानों से, जो सच नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे, नहीं भाई औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था, वो तो सितार बजाता था, और अलाउद्दीन खिलजी तो गजल गाता था, वो भी बकवास है भाई, वो क्रूर थे, जानवर थे, वो सब तो वो सत्य, हिटलर से भी बदतर थे, सत्य है वो। तो वही हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये बात हमारे जहन में है कि अंग्रेजों के शासनकाल का इंडियन क्रिश्चियन से कुछ लेना देना नहीं, तो तुर्कियों के शासनकाल का भारतीय मुसलमान से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। और इसमें हमारे जो इंडियन फिल्म्स जो हैं, उनने भी और कंफ्यूजन खड़ी कर दी है, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी को रणवीर सिंह दिखा देते हैं, रजिया सुल्तान को हेमा मालिनी दिखा देते हैं, तो आपके दिमाग में बिठा दिया जाता है भाई ये तो भारतीय थे। गलत है, वो तुर्की थे, हमें वो चाइनीज दिखते, और वो उर्दू में बात नहीं करते थे। उर्दू तो भारतीय भाषा है, वो तुर्की में बात करते थे या फारसी में बात करते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे। विदेशी थे, विदेशी भाषा थी, विदेशी वेशभूषा थी, और हाँ बहुत क्रूर जानवर किस्म के आदमी थे वो भी सत्य है। लेकिन जैसे अगर हम लेकिन अंग्रेजों आज के जो डिस्कोर्स चल रहा है उसमें ये आपको सुनने में मिलता है सीधे ही कि मुसलमान इज इक्वल टू इन्वेडर्स थे, मुगल्स थे, तो आज के जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज भी हिंदू बौद्ध ही थे, हमारे भारतीय जो मुसलमान, आप जेनेटिक टेस्ट कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम विंस्टन चर्चिल की आलोचना करते हैं, और सही से करते हैं, क्योंकि उसने एक फैमिन का ऑर्डर दिया 1942 में, जिसमें उसने करीब 3 करोड़ भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया। तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। हिटलर बहुत बुरा आदमी था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन भारतीय को थोड़ी उसने मारा था। हिटलर ने लेकिन चर्चिल ने 3 करोड़ भारतवासियों को मार दिया था, तो उसकी आलोचना नहीं करें, या डलहौजी की आलोचना नहीं करें, करनी चाहिए। जानवर थे वो लोग, बहुत क्रूर किस्म के आदमी थे, लेकिन उनका भारतीय क्रिश्चियन से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। उसी तरह अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना करते हैं या महमूद गजनी की आलोचना करते हैं, बहुत ही क्रूर किस्म के आदमी थे, वैशी दरिंदे थे, लेकिन उनका भारतीय मुसलमान से क्या लेना देना है? वो भारतीय थोड़ी ना थे, वो तो तुर्की थे, और वो उर्दू में बात नहीं करते थे भाई। बॉलीवुड पिक्चर है, आपको जो भी दिखा दें, वो उर्दू में बात नहीं करते थे, गजल नहीं गाते थे, वो तुर्की में बात करते थे भाई। युवा लेखक जो अभी लिख रहे हैं और जो आपको पसंद भी करते हैं, आपके जैसा लिखना भी चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप? देखिए, मैं तो यही करूंगा कि लेखन आपका दिल से ही निकलना चाहिए। आप अगर लिख रहे हैं तो ये ना सोचें कि भाई
ऐसे लिखेंगे तो बेस्ट सेलर बनेगी, ऐसे लिखेंगे तो अवार्ड्स मिल जाएंगे, वो सब मना करिए। क्योंकि जैसे ही आप उस पथ पर चल जाते हैं, आपने अपने किताब को करप्ट कर लिया है। तो आपका जो लेखन होता है, आपका जो पुस्तक जो आपके आत्मा से निकलती है, वो एक तरह से आपकी आत्मा की आवाज है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जो आपको सही लिखे वही लिखिए। चले ना चले वो भगवान के ऊपर है, ठीक है? तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि आप दिल से लिखें, दूसरों के बारे में ना सोचें जब आप लिख रहे हैं। इसमें बस एक ही एक कठिनाई है कि अगर आपके पास माँ-बाप का आशीर्वाद है और जायदाद नहीं है, तो फिर आपको मतलब पैसों की तंगी आ जाएगी अगर आप सिर्फ दिल के लिए लिख रहे हैं। तो मेरा सुझाव हरदम ये रहता है कि आप साइड में एक नौकरी रखिए। मैंने भी अपनी पहली 2 किताबें नौकरी के साथ लिखी थी। जब शिवजी की कृपा से किताब इतनी चल पड़ी कि मेरी रॉयल्टी चेक मेरे पगार से ज़्यादा हो गई, तभी मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। तो आप नौकरी करिए और वीकेंड्स पे लिखिए। तो फिर आपको पैसों के कारण अपने लेखन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो लेखन को आप प्योर रखिए और चले ना चले वो भगवान के ऊपर है, उसके बारे में ना सोचिए। मेरा बहुत-बहुत यही सुझाव शुक्रिया अमीश हमसे इतनी लंबी और प्यारी सी बातचीत करने के लिए। आपसे आशा है फिर कभी मुलाकात होगी। आप लिखते रहें और जो आपके पाठक हैं, उनको धड़ाधड़ किताबें मिलते रहें। इसी बहुत-बहुत आशा के धन्यवाद साथ रेणु जी। बहुत-बहुत एक बार धन्यवाद। फिर से कवर दिखा देते हैं सुहेल देव का। आप भी दिखा दीजिए हिंदी वाला। हाँ। चलिए, आशा है ठीक है, आपके पाठकों को पसंद आएगी, आपके दर्शकों को पसंद आएगी। आप भी द प्रिंट से जुड़ें और इस तरह की और बातचीत सुनते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।